हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये प्रथम श्रेणी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में राजनीति विज्ञान का टॉपिक है। चलो, आपका बिना समय खराब किया अपन क्लास शुरू करते हैं। नाम है इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे इंग्लिश में अपने शॉर्ट में कहते हैं NHRC। ये गैर संवैधानिक है। ये ध्यान रखो, जो संविधान में जिसका उल्लेख नहीं होता है ना, जिसका उल्लेख होता है वो तो होता है संवैधानिक, और जिसका नहीं होता वो गैर संवैधानिक। ये संविधि यानी विधि के द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो संसद द्वारा विधि बनाकर बनाया गया एक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना। इस पॉइंट को अपन को ध्यान रखना है। ये परामर्शकारी व सलाहकारी निकाय है। ये ध्यान रखिए, परामर्श ले दे सकता है, सलाह ले सकता है। आयोग की सिफारिश से सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अगर ये आयोग जो भी सलाह देता है ना, या सिफारिश करता है, वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। सरकार उसे चाहे तो मान भी सकती है, चाहे तो नहीं भी मान सकती है। परंतु सरकार को उसकी सलाह पर की गई कार्रवाई के बारे में 1 महीने के अंदर आयोग को सूचित करना होता है। ये वाला ध्यान रखना बड़ा इम्पोर्टेंट तो है फैक्ट, कि अगर ये सरकार अगर कुछ सलाह देती है, उसके बारे में कोई कार्रवाई के बारे में ये कहती है, तो अगर सरकार उस सिफारिश को माने या ना माने, उसकी कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन 1 महीने के बारे में 1 महीने के अंदर इस आयोग को उसके बारे में सूचित करना होता है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय। ये ध्यान रखना। इसका अगर नोडल मंत्रालय की बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। ये जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। ये किसी भी प्रकरण के बारे में उसकी जांच कर सकता है, लेकिन अगर उसके बारे में वो दंड नहीं दे सकता, क्योंकि दंड देने का अधिकार भारत के संविधान के अंदर ओनली न्यायालय को है। इसके पास स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है, ठीक है। 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। अगर एग्जाम इस प्रकार आता है तो वहाँ पर वो 5 साल या कितने भी साल दे सकता है। तो एक तो ये वाला 1 महीने इसको सूचित करना होता है। एक इसका नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, ये ध्यान रखना है ना। यह इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग थी ना, तो उसी प्रकार इसी के भी प्राप्त है। भारत में मानवाधिकार के संरक्षण हेतु संसद द्वारा 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश जारी किया गया। इस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। तो ये वाली फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जब मानवाधिकार का ना अध्यादेश जारी हुआ था ना, उस वक्त राष्ट्रपति जी का नाम था शंकर दयाल शर्मा व प्रधानमंत्री थे उस वक्त नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ। तो अगर अधिनियम की बात करें तो 1993 का है। धारा 2 ग में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया। ड में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। 3 में वैधानिक गारंटी, और 33 में धारा 33 में वित्तीय स्वायत्तता है। इसका गठन 1993 के अध्याय 2 व 3 के तहत किया गया। अभी अपने इसके बारे में पढ़ा। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। तो ध्यान रखना, इसका गठन की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। ये ध्यान रखना है ना। मानवाधिकारों को न्याय दिलाने के लिए मानव को वो रंग में मिल गई, याद इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जो वी राम सुब्रमण्यम है। बहुसदस्यीय निकाय, जब ये क्लास में रिकॉर्ड करो ना, उस वक्त की बात है। उस वक्त के राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखना। इसके 7 तो पदेन सदस्य हो गए, मानवाधिकार का 7 ऐसे याद रख लेना, ठीक है, और 5 पूर्णकालिक सदस्य। गठन इसका भी धारा 3 पढ़ा था। जो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। ध्यान, इसका अध्यक्ष बनने के लिए यह योग्यता है। ऐसे मान लो आप, जो क्या होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। सदस्य, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश एक। इस सदस्य कौन कौन होता है इसके बारे में देखो। एक तो हो गया इसका उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, वो एक सदस्य हो गया, है ना। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एक, और ये हो गया, ठीक है। एक मानवाधिकार विशेषज्ञ, तो ये कौन हो गए, ये हो गए 3। इनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। देखो इस प्रकार अपनाया था ना। 5 पूर्णकालिक सदस्य। एक सदस्य होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। एक होता है वो अध्यक्ष के बारे में, ठीक है, एक सदस्य वही सेम उसका सदस्य होना चाहिए, ठीक है।
और 3 होते हैं इसके मानवाधिकार विशेषज्ञ। 7 पदेन सदस्य होते हैं, ये अभी अपने इसके बारे में पढ़ा। पदेन सदस्य में यानी जो पद के ऊपर पहले से आरूढ़ होते हैं, यानी इन पद के ऊपर जो भी आरूढ़ होते हैं वो इसके सदस्य अपने आप बन जाते हैं, यानी पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हो गया, एक अनुसूचित जनजाति हो गया, एक पिछड़ा वर्ग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हो गए और राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन हो गए। तो इस प्रकार ये 7 क्या होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। तो अपन को इनको ध्यान रखना कि 7 पदेन सदस्य होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, है ना, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन। नियुक्ति इसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। यह ध्यान, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि चयन समिति के बारे में एक सिफारिश करती है, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। चयन समिति एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं, एक लोकसभा का विपक्ष नेता हो गया, एक राज्यसभा का विपक्ष नेता हो गया, एक लोकसभा अध्यक्ष हो गया और राज्यसभा का उपसभापति हो गया। तो ये वाला ध्यान रखना। देखो प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के साथ जैसे कि अपने वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके साथ में गृह मंत्री कौन बैठा, अमित शाह, वो साथ ही बैठते हैं उनके, ठीक है। लोकसभा विपक्ष का नेता हो गया तो राज्यसभा वाला कहता है मैं पीछे क्यों हूँ, तो राज्यसभा का भी विपक्ष नेता हो गया। अगर लोकसभा का अध्यक्ष है उसके साथ में तो राज्यसभा का उपसभापति, ये ध्यान, सभापति नहीं, सभापति तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं होता है। तो अपना ध्यान रखना, राज्यसभा का उपसभापति होता है। इस प्रकार ये 6 पदेन सदस्य होते हैं। चयन समिति में कोई पद रिक्त होने पर नियुक्ति अविधि मान्य नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मतलब चयन समिति के 6 सदस्य होते हैं, इनमें से अगर कोई भी पद रिक्त है तो अगर किसी की नियुक्ति की जा रही है राष्ट्रीय मानव आयोग के सदस्यों की, है ना, तो वो अविधि मान्य होगी, ऐसा नहीं है। कार्यकाल धारा 6 में 3 वर्ष का कार्यकाल 3 सितर, अपने ध्यान रखना है, कार्यकाल 3 और सितर है। जो भी पहले इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में किसी पद के योग्य नहीं होते। त्यागपत्र 5 धारा 5 में है, अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है ना, तो ये अपना स्वाभाविक है। तो अगर जो नियुक्ति करेगा वो उसी को अपना त्यागपत्र देंगे। वेतन और सेवा शर्तें, धारा 8 में इनके वेतन भत्ते केंद्र सरकार संसद निर्धारित करती है, एक बार निर्धारित होने के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद से हटाना, राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य को नियम परिस्थिति हटाया जा सकती है, तो दिवाला हो जाए या अपने कार्य के दौरान अपने कार्य क्षेत्र के बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार संलिप्त हो जाए, मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य नहीं करने में, और यदि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो, और साथ साथ में अगर न्यायालय उनके बारे में ऐसा बता दे, यदि वे न्यायालय द्वारा किसी अपराध के दोषी व सजा याफ्ता हो। अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, इसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, ये ध्यान रखना। अगर इनके मानवाधिकार के सदस्यों को हटाया जा रहा है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के उसके बारे में जाँच करेगी, है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष 7, अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दे दे, अन्य कारण से पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सदस्यों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष से पुराने मामले की जांच नहीं करता, यह भी अपने पढ़ा। मानवाधिकार आयोग के पास स्वयं का एक जांच दल होता है, यह भी अपने पढ़ा। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के किसी भी जांच एजेंसी की सेवा ले सकता है, ये ध्यान रखना है। किसी भी जांच एजेंसी की सेवा ले सकता है, धारा 13 के अंदर वर्णित है, ये ध्यान रखना है। आयोग जांच के द्वारा यह उपरांत निम्न कदम उठा सकती है, ये पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण को सिफारिश कर सकती है, ठीक है। यह दोषी लोक सेवा के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्य प्रारंभ करने के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है। ये पीड़ित व्यक्ति को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने के लिए हेतु सरकार को सिफारिश कर सकता है। आयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश के लिए उच्चतम या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूचियां समवर्ती सूची पर जांच कर सकता है, ये ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूची और समवर्ती सूची पर जांच कर सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। रिपोर्ट प्रतिवेदन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, ये अपने किसको देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को, जिसे केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखती है। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, धारा 11 में, तो इसके देखो
अधिकारी कर्मचारी कौन होते हैं? महासचिव, सचिव स्तर का, पुलिस अधिकारी डीजीपी रैंक का और अन्य कर्मचारी। आयोग के कार्य क्या है? ये 12 कार्य है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, भारत में स्थित जेलों का निरीक्षण करना तथा अपराधियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना, संसद द्वारा मानवाधिकारों को लेकर बनाए गए कानून की समीक्षा करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। आतंकवाद सहित ये ध्यान रखना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान करना, मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है, उसमें न्यायालय से अनुमति लेकर आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। मानवाधिकारों की आयोग दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसने दी थी? दत्तू ने कही थी। तो ध्यान रखना, दंतहीन किसका? देश है दत्तू, देश है दंतहीन। महत्वपूर्ण तथ्य, मानवाधिकारों के अंतर्गत उन समस्त अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव के गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय अधिकार। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना, सामाजिक कारण हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक और पर्यावरणीय अधिकार ये होते हैं ना। तो इन मानवाधिकार उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाता है, उनमें भी ये कार्य कर सकता है। यूएनओ की सामाजिक व आर्थिक परिषद में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकारों से संबंधित आयोग का गठन 1946 में, जिसकी रिपोर्ट 1948 दी गई। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। ये ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया। अतः 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले क्यों मनाया जाता है, क्यों 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ था, उसकी वजह से 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ये आपको नहीं पूछेगा, आपको तो इतना ही ध्यान रखना है। 16 दिसंबर 1966 को एक तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अब तक 2 बार संशोधन हुआ, 2006 में और 2019 में। इस पॉइंट पर अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट देकर पूछ लिया जाएगा कितनी बार, या 4 बार संशोधन हो चुका है, या 5 बार, या 1 बार, या हुआ ही नहीं है। तो अपन को ध्यान रखना है 1993 से अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, एक तो 2006 में हुआ था और एक 2019 में। 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वीकार कर, जिसमें भारत ने हस्ताक्षर 10 अप्रैल 1979 को किए थे। तो ये तक कोई विशेष नहीं, अपन को दिए वाला ध्यान रखना है। इसके अध्यक्षों की सूची बात करें तो पहला अध्यक्ष हमने पढ़ाया था, कौन था? रंगनाथ मिश्रा। दूसरे थे M.N. वेंकटचेलैया। तीसरा थे J.S. वर्मा। चौथे थे आनंद, 4 में आनंद, 3 में वर्मा जी, है ना, 2 में M, IM में याद रख लो, और 5 में शिवराज पाटिल। पैसे 5 पैसे पाटिल, ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना, आज तक 3 कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं। एक तो शिवराज पाटिल, एक हो गोविंद प्रसाद, और एक हो गए विजय भारती। तो शिवराज, है ना, गोविंद की, है ना, गोविंद की सानिध्य में है, तो कौन होगा? विजय की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार अपन को 3 कार्यवाहक अध्यक्ष याद रखना है। एक तो शिवराज जी कार्यवाहक थे, एक गोविंद प्रसाद, है ना, और एक विजय भारती साइनी, ये कार्यवाहक थे। वर्तमान में इनके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो पहला हो गए रंगनाथ मिश्र, दूसरा हो गए वेंकटचेलैया, तीसरा हो गए J.M. वर्मा जी, चौथा हो गए J.S. आनंद, 5 हो गए पैसे पाटिल, पैसे 5, 6 से छेरा राजेंद्र बाबू, 7 गोविंद प्रसाद माथुर, और 8 बालकृष्णन, और 9 H.L. दत्तू। और देखो, दत्तू का अपने एक वो डेफिनेशन भी पढ़ी थी, मानव आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी थी। एक है 10वां अरुण, और 11वें विजय भारती, और 12वें राम सुब्रमण्यम। तो आज तक 12 अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी ये लिस्ट है। तो अपन को याद ये रखना है, वर्तमान में राम सुब्रमण्यम हो गए, 3 कार्यवाहक अध्यक्ष रहते, शिवराज भगवान गोविंद के प्रसाद से विजय की प्राप्ति करते हैं। तो 3 ये हो गए अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। और आगे मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो एक बार इन क्वेश्चन को अपन रीड आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो अपने देखा, है ना, मानवाधिकारों को न्याय दिलाने के लिए क्या हो गया? अधिकारों को पाने के लिए रंग में मिल गए। तो रंगनाथ मिश्र। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 10वें अध्यक्ष कौन थे? तो अभी पढ़ा था 10वां अपने अरुण कुमार मिश्रा। निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।
उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 30 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो, तो आपको 5 वर्ष नहीं होता, इनका कितना होता है, 3 वर्ष होता है। तो दूसरा तो गलत हो ही गया, है ना। और आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार तीन दोनों गलत है। 3 में दे क्या, 3 में दे। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष, ये अपने 4 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से कितनी होती है, 3 वर्ष कटे 3 वर्ष तथा 77 वर्ष, तो 5 में दे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले समिति में कौन कौन से सदस्य नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री पढ़ा था, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा था, लोकसभा में विपक्ष का नेता पढ़ा था, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति पढ़ा था, सभापति नहीं होता, ये वाला ध्यान रखना। तो 6 में दे उत्तर है। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। देखो, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष पढ़ा था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला पढ़ा था, और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पढ़ा था, लेकिन भारतीय विद्या आयोग का अध्यक्ष नहीं पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो इसका उत्तर ब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं, ये ध्यान रखना। ये क्या है ना, गैर संवैधानिक, ये अपने पहले पढ़ा था, सबसे पहली लाइन अपने ये पढ़ी थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के सामने कौन सा कथन सही है। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1993 को हुआ था, है ना, और यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को परिवर्तित हुआ। तो 1993 में सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना, ठीक है। और 1993 में हुआ, तो 1993 में तो 2 ही ऑप्शन है, तो ये वाला ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगला कौन सा है इसमें, 23 सितंबर था, 28 सितंबर था, तो 28 सितंबर था, ये ध्यान रखना आपको। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था क्या है, मानवाधिकार को बेहतर संरक्षण, सही बात है। मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, सही बात है। राज्य मानवाधिकार की सुरक्षा का गठन, तो ये हो गया आपके 10 में द हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई, तो मेरे सब शायद 2 में है ना, तो 11(2)(m) है ना, ये वाले द उत्तर है इसमें। अगला है, एक मिनट, हाँ, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्न में से कौन से शामिल नहीं है ना। तो ये वाला एक बार आप देखो इसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178 और 179, ये भी आप अपराधी मामले किससे संबंधित है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये थोड़े से क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए, आप उनका स्वयं आंसर निकाले, एक बार आप स्वयं देखें। देखो 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो ये मानवाधिकार रूप में मनाए जाते हैं, आपने पढ़ ही लिया था, है ना। और ये क्या, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया, 10 दिसंबर 1948। उसी वजह से हम 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल के सहमति के आधार पर, समानता के आधार पर, धर्म के आधार पर या मानव के नाते गरिमा पर। तो गरिमा पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं है। तो देखो, निजता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, शिक्षा का अधिकार। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लेना। एक देखो, ये क्वेश्चन आर का लेक्चर है कोच परीक्षा 2025 में ही। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में से किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा। सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता, भ्रष्टाचार, संविधान उल्लंघन, आचरण एवं नियमों उल्लंघन, सामान्य विधि से। तो किस आधार पर, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, या भ्रष्टाचार संविधान का उल्लंघन करने पर भी हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाता है ब, है ना। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की एक संक्षिप्त सारगर्भित क्लास थी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी, है ना। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।